प्रकट हुई। उसने लिन जियांग का दरवाजा खटखटाया। लिन जियांग ने अपनी इंद्रियों से उस जगह को देखा और पुष्टि की कि यह वास्तव में काओ यिंग थी। हालांकि उसके साथ कोई था, इसलिए उसने जल्दी से बड़ी शादियाओं और छोटी शादियाओं को दूर कर दिया। काओ यिंग, तुम वापस क्यों आई हो? वरिष्ठ किन, आप भी यहाँ हैं। लिन जियांग ने दरवाजा खोला और काओ यिंग के बगल में किन यांग को देखा। उसने जल्दी से अभिवादन में झुककर प्रणाम किया। छोटी प्रशिक्षु बहन घर जाकर मिलने की जिद कर रही थी और हमारे गुरु चिंतित थे। उन्होंने मुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा। वरिष्ठ कोयांग आपको अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लिन जियांग ने जल्दी से दोनों को अंदर बुलाया। काओ यिंग को वाकई सुरक्षा की जरूरत थी, वरना अपनी प्रतिभा और समझ के साथ उसे अनगिनत ईर्ष्याओं का सामना करना पड़ता और शायद उस पर हमला भी हो सकता था। किन यांग लिन जियांग के घर में दाखिल हुई और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। घर इतना छोटा और जर्जर था कि उसे इसकी आदत नहीं थी। झोंगहांग संप्रदाय में उसका अपना स्वतंत्र गुफा निवास था। उसकी स्वर्णिम मूल साधना के साथ उसका निवास 10 एकड़ जितना बड़ा हो सकता था। लिन जियांग का घर ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ग मीटर का था और इससे बड़ा नहीं हो सकता था। कृपया जर्जर जगह के लिए क्षमा करें। आप भविष्य में शहर के उत्तर में जा सकते हैं। अगर मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। लिन जियांग ने सिर हिलाया। युनझोंग शहर का उत्तरी भाग शहर का समृद्ध क्षेत्र था, जहां अन्य 3 स्थानों की तुलना में काफी कम इमारतें थीं। प्रति व्यक्ति औसत आवासीय क्षेत्र बड़ा था, जिससे स्वाभाविक रूप से कीमतें बहुत अधिक थीं। हालांकि लिन जियांग जरूर जाएगा क्योंकि उसे बिल्डिंग फाउंडेशन पीरियड में प्रवेश करना था, जिसके लिए प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले वातावरण की आवश्यकता थी। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन इस समस्या का समाधान कर सकता था, लेकिन उसे लगातार स्पिरिट स्टोन स्थापित करने की आवश्यकता थी। चूंकि लिन जियांग अकेला था और अपने बंद कमरे के ध्यान के दौरान स्पिरिट स्टोन्स को बदलने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा वाली एक गुफानुमा जगह किराए पर ले सकता था और शहर के उत्तर में स्थित गुफानुमा घर ही उसका लक्ष्य थे। चाचा, मुझे आपके खाने की याद आती है। ठीक है, मैं अभी आपके लिए बना देती हूँ। कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं आपकी बहन को परोसता हूँ। लिन जियांग मुस्कुराया और कहा, उसे काओ यिंग से बहुत प्यार था। आखिरकार उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी और उसे बच्चे पसंद थे। लिन जियांग ने एक एप्रन बांधा, रसोई में गया, कुछ व्यंजन बनाए और काओ यिंग के लिए उन्हें बाहर लाया। काओ यिंग ने खुशी खुशी खाना खाया। तुम्हारे पास अच्छा हुनर है। तुम झोंगहांग संप्रदाय की शांशी कैंटीन में काम कर सकते हो। बहन, क्या आप मेरे चाचा को शांशी कैंटीन में नौकरी दिलाने में मदद कर सकती हैं? नहीं, वह हमारे संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं। ओह, क्या आप कृपया हमारे गुरु से मदद मांग सकती हैं? हमारे गुरु भी ऐसा नहीं कर सकते। शांशी कैंटीन हमारे संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। किन यान ने सिर हिलाया। झोंगहांग संप्रदाय के कई शिष्यों को अभी भी भोजन की आवश्यकता है। अगर बुरे लोग शांशी कैंटीन में प्रवेश कर गए तो यह एक आपदा होगी। वे अपने सभी निचले स्तर के शिष्यों का सफाया कर सकते हैं। इसलिए झोंगहांग संप्रदाय के शांशी कैंटीन में केवल स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले लोग ही होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि कई पीढ़ियां झोंगहांग संप्रदाय का हिस्सा रही हैं। काओ यिंग, मैं भी झोंगहांग संप्रदाय में नहीं जाना चाहता। मुझे एक स्वतंत्र साधक होने और स्वतंत्रता का आनंद लेने की आदत है। कृपया वरिष्ठों को परेशान न करें। ठीक है चाचा, इस बार मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा उपहार लाने आया हूँ। कौन सा अच्छा उपहार? एक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल, देखो। काओ यिंग ने एक जेब की बोतल निकाली और उसके अंदर से एक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल उड़ेली। 5। लिन जियांग बिल्डिंग फाउंडेशन पिल देखकर चौंक गया। अचानक 5 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल? हाँ, 5। मेरे गुरु चेन मिंगयांग संप्रदाय के पिल होल मास्टर हैं। उनके 5 शिष्य हैं, इसलिए मैंने उनमें से प्रत्येक से एक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल मांगी। दुर्भाग्य से मेरे गुरु के 2 शिष्य इस पिल को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हैं, वरना मैं 2 और मांग सकता था। छोटी यिंग, इस बारे में लिन जियांग थोड़ा उलझन में था। वह सोच रहा था कि क्या काओ यिंग के पत्ते वाकई इतने शक्तिशाली थे? क्या बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बहुत महंगी नहीं थी? किन यान ने अपना सिर हिलाया और कहा, ताओवादी मित्र लिन को इसे रख देना चाहिए। यह हमारी छोटी बहन की ओर से पितृभक्ति का प्रदर्शन है। यह बहुत ही मूल्यवान है। यह महंगा नहीं है। आप जैसे स्वतंत्र साधकों को एक भवन निर्माण की नींव की गोली खरीदने के लिए 20 से 30,000 स्पिरिट स्टोन खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे लिए एक गोली बनाने की कुल लागत केवल 20,000 स्पिरिट स्टोन है। और मैं आपको बता दूं, हमारे वरिष्ठ भाई कीमियागिरी में कुशल हैं। वे कम से कम 8 गोलियां बना सकते हैं। किन यान ने समझाया, खुदरा मूल्य लागत मूल्य से अलग है। खुदरा मूल्य में कई खर्चे शामिल हैं। उनके कीमियागर केवल 2 से 3,000 स्पिरिट स्टोन में एक भवन निर्माण की नींव की गोली बना सकते हैं, और चेन मिंगयांग के अधीन वे शिष्य कम से कम नींव निर्माण के अंतिम चरण में हैं। 2-3 हजार स्पिरिट स्टोन उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। मुझे लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। लिन जियांग ने हाथ हिलाया, लेकिन उसकी नजर बिल्डिंग फाउंडेशन पिल पर ही टिकी रही। पिछली कुछ नीलामियों में प्रत्येक पिल की अंतिम कीमत लगभग 40,000 स्पिरिट स्टोन थी। 5 पिल लगभग 2 लाख स्पिरिट स्टोन के बराबर होती थी। स्वतंत्र साधकों के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। लिन जियांग इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि युनजोंग शहर में ची शोधन काल के 95% से ज्यादा स्वतंत्र साधक 20 सालों में 2 लाख स्पिरिट स्टोन भी नहीं कमा पाए। उनमें से ज्यादातर बेहद गरीबी में जी रहे थे। आवास की स्थिति देखकर कोई भी आसपास के रहन सहन का अंदाजा लगा सकता था।
50 से 60 वर्ग मीटर के घर में 3 से 5 लोगों का रहना आम बात थी। कुछ चरम मामलों में तो 7 या 8 लोग भी रहते थे। अगर किसी को कुछ और पता न हो तो वह सोचता कि वह किसी पसीने की दुकान में आ गया है। क्या यह अभी भी साधना थी? तुमने अपनी छोटी प्रशिक्षु बहन का ध्यान रखा है। यह उसका आभार प्रकट करने का तरीका है। दोषी महसूस मत करो। ताओवादी मित्र लिन, कृपया इसे स्वीकार करें और अपनी शिष्या बहन की पितृभक्ति को व्यर्थ न गवाए। किन यान लिन जियांग के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझे बिना नहीं रह सकती थी। यह बस एक विनम्र भाव था और उसने तुरंत लिन जियांग को एक आसान रास्ता दिखा दिया। हाँ चाचा, कृपया इसे जल्दी स्वीकार करें। आप इमारत की नींव सफलतापूर्वक स्थापित करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि 100 साल बाद भी मैं आपके बनाए खाने का स्वाद चख सकूंगी। ठीक है, मुझे इमारत की नींव की गोली की जरूरत है। मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। लिन जियांग ने संकोच से कहा, अपने पाखंड पर शर्मिंदा भी महसूस कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वह इसे बहुत चाहता था। मुझे यूनझोंग शहर गए हुए कई साल हो गए हैं। मैं टहलने जाऊंगा। तुम सब घर पर रहो और काओलिंग को बाहर मत जाने देना, ठीक है? मैं समझ गया, चिंता मत करो। लिन जियांग ने गंभीरता से सिर हिलाया। ओयांग किंग ने किन यान से काओलिंग की रक्षा करने के लिए एक कारण पूछा था। लिन जियांग इतना मूर्ख नहीं था। किन यान के जाने के बाद काओलिंग लिन जियांग से ज्यादा खुलकर बात कर सकता था। लिन जियांग ने काओलिंग को यह भी सलाह दी कि झोंगहांग संप्रदाय में व्यक्ति को अपने शब्दों और कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। मीठी जुबान बोलना ठीक है, लेकिन ज्यादा मत बोलो। ज्यादा काम करना और थोड़ा नुकसान सहना ठीक है, लेकिन जब बात मुनाफे और मूल हितों की हो तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटना चाहिए। काओलिंग ने घर पर रात नहीं बिताई और अगले दिन चले गए। आमतौर पर जो शिष्य नए होते हैं और कुछ ही वर्षों से साधना कर रहे होते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए संप्रदाय छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन इस बार ओयांग किंग ने उसके लिए एक अपवाद बनाया। काओलिंग के जाने के बाद लिन जियांग ने 5 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को देखा और बहुत उत्साहित हो गया। वह 100 साल से भी ज्यादा समय से जीवित था और काओलिंग को पालना उसका सबसे फायदेमंद निवेश था। सिर्फ इन बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स से ही उसने अच्छा मुनाफा कमाया। शाम को लिन जियांग ने स्प्रिंग कमिंग टॉवर में जाकर खुद को ट्रीट किया। लगभग 10 दिन बाद वह स्टार गैदरिंग टॉवर की नीलामी में भी शामिल हुआ। उसे अपनी दिखावट बनाए रखनी थी और सिर्फ बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स होने की वजह से वह ज्यादा लापरवाह नहीं हो सकता था। नीलामी में जब कीमत 30,000 स्पिरिट स्टोन से ज्यादा हो गई तो लिन जियांग ने बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स पर बोली नहीं लगाई। वह बस एक दर्शक बनकर वहां गया था। नीलामी के बाद लिन जियांग शहर के उत्तर में गया। अंदर जाते ही उसे सब कुछ अलग लगा। यहाँ की इमारतें अब भीड़ भाड़ वाली नहीं थीं। छोटे, जर्जर और जर्जर। इसके बजाय वे आलीशान हवेलियां थीं, जिनमें 3 आंगन, 5 आंगन, यहाँ तक कि 8 आंगन भी थे। गली में रहने वाले लोगों का साधना स्तर ऊंचा था। बहुत कम लोग ची शोधन के प्रारंभिक चरण में थे और ज्यादातर भवन निर्माण काल के थे। कभी कभी उसने स्वर्णिम कोर काल के लोगों को भी देखा। शहर के उत्तर में स्थित इमारतें न केवल आलीशान थीं, बल्कि वहाँ पहाड़ भी थे। अन्य स्थानों पर भी पहाड़ हुआ करते थे, लेकिन उन्हें बहुत पहले ही समतल कर दिया गया था और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए घनी इमारतों में बदल दिया गया था। पहाड़ों और समुद्रों को हिलाना साधकों के लिए मुश्किल नहीं था। शहर के उत्तर में स्थित पहाड़ यूनझोंग शहर के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत थे और उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था। हालांकि यूनझोंग शहर ने पहाड़ों में गुफाएं खोलकर उन्हें किराए पर दे दिया था। लिन जियांग ने आसपास पूछताछ की और पता चला कि शहर के उत्तर में स्थित गुफाएं 4 स्तरों में विभाजित थीं: आकाश, पृथ्वी, रहस्यमय और पीला। आकाश स्तरीय गुफाएं नवजात आत्मा अवस्था के बुजुर्गों के लिए भी अभ्यास हेतु उपयुक्त थीं। झोंगहांग संप्रदाय और मिक्तलवार संप्रदाय के लिए यूनझोंग शहर की रक्षा करने वाले नवजात आत्मा के पूर्वज आकाश स्तरीय गुफाओं में रहते थे। पृथ्वी स्तरीय गुफाएं स्वर्ण कोर काल के लोगों के रहने के लिए उपयुक्त थीं। यूनझोंग शहर के अधिकांश उच्च पदस्थ लोग इसी क्षेत्र में रहते थे। रहस्यमयी और पीली श्रेणी की गुफाएं नीम निर्माण काल में दैनिक साधना के लिए पर्याप्त थीं। रहस्यमयी और पीली श्रेणी की गुफाओं में आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण समान था, लेकिन आकार, सजावट और कीमत अलग अलग थी। शहर के उत्तर में स्थित गुफाओं का किराया काफी अधिक था। 20 वर्ग मीटर से कम आकार वाली पीली श्रेणी की गुफा का वार्षिक किराया 5000 आत्मा पत्थर था। इस कीमत पर सबसे भीड़भाड़ वाले दक्षिणी शहर में लगभग 100 वर्ग मीटर का घर या पश्चिमी शहर में 150 वर्ग मीटर का घर किराए पर लिया जा सकता था। फिर भी शहर के उत्तर में स्थित गुफाओं की मांग अभी भी काफी अधिक थी। वहाँ कोई खाली पीली श्रेणी या रहस्यमयी स्तर की गुफाएं नहीं थीं। लिन जियांग इस दुनिया में धन की भारी असमानता देखकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। जहाँ साधारण स्वतंत्र साधक अभी भी गरीबी में संघर्ष कर रहे थे, वहीं यहाँ के स्वतंत्र साधक पहले से ही इतने धनी थे। लिन जियांग ने एक जमा राशि छोड़ी और 8 महीने के लिए किराए पर एक गुफा आरक्षित कर ली। 8 महीने बाद जब वह वहाँ रहने लगा तो लिन जियांग आधिकारिक तौर पर अपनी सफलता की शुरुआत करने के लिए तैयार था। घर लौटने के बाद लिन जियांग ने नीम निर्माण काल को पार करने के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह अपनी साधना में पहले इस स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वह तैयारी के लिए तैयार था। ची शोधन काल से नीम निर्माण काल तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा को उसकी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में संपीड़ित करना था।
इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक ऊर्जा का शक्तिशाली दबाव प्रदान करने के लिए नीम निर्माण गोलियों के उपयोग की आवश्यकता थी। हालांकि यह नाड़ी रेखाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए नीम निर्माण के लिए सहायक गोलियों में कुछ ऐसी गोलियां शामिल थीं जो नाड़ी रेखाओं की रक्षा करती थीं। यदि परिस्थितियां अनुमति देती तो कोई भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने बड़ों का मार्गदर्शन ले सकता था। यदि मेरिडियन अव्यवस्थित हो जाते तो भूत प्रेत के आविष्ट होने का खतरा होता। हालांकि लिन जियांग को नीम निर्माण काल में मार्गदर्शन के लिए कोई विश्वसनीय बुजुर्ग नहीं मिला, इसलिए वह केवल और गोलियां ही तैयार कर सका। काओ लिंग द्वारा लाई गई नीम निर्माण गोलियां लिन जियांग के लिए बहुत मददगार साबित हुई। इनसे उसके पास ढेर सारे आत्मिक पत्थर बच गए, जिससे उसके पास पर्याप्त तैयारी के लिए पर्याप्त धन हो गया। अन्यथा उसे और धन जुटाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ता। 8 महीने बाद लिन जियांग ने अपना वह जन्मदिन अकेले ही मनाया और शहर के उत्तर में स्थित पीली गुफा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, नीम बनाने की तैयारी में। यूनझोंग शहर के उत्तर में स्थित गुफा संख्या 36, जिस पर एक पीला चिन्ह लगा है। लिन जियांग के सामने 5 जेड की बोतलें पंक्तिबद्ध थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक इमारत की नीम की गोली थी। इमारत की नीम की गोली से मेल खाने वाले सहायक अमृतों की एक पंक्ति भी थी। गुफा के प्रबंधन कर्मचारियों ने देखा कि लिन जियांग क्यों शोधन के पूर्ण चरण तक पहुंच गया है और उन्हें अंदाजा हो गया कि उसे सफलता मिलने वाली है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह गुफा में एक आत्मा संचय संरचना स्थापित करे ताकि अधिक आत्मिक पत्थरों का उत्पादन करके आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण बढ़ाया जा सके। इस स्थान पर ऐसी घटनाएं घटी थी जहां स्वर्णिम कोर चरण के विशेषज्ञों ने आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, जिससे गुफा में अन्य साधकों को परेशानी हुई थी। प्रबंधन ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि यह व्यक्तिगत साधना का मामला था। यदि किसी की साधना दूसरों से कमतर थी तो न्याय पाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए जैसे ही लिन जियांग वहां आया, उसने तुरंत एक आत्मा संचय संरचना स्थापित कर दी। हर 2 घंटे में वह 30 आत्मिक पत्थरों को शुद्ध करने के लिए डालता था। निर्माण तब तक चलता रहा जब तक उसने कुल 1500 आत्मिक पत्थरों का शोधन नहीं कर लिया। तब तक गुफा कोहरे जैसी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई थी और वह रुक गया। नीम बनाना शुरू करो। सभी आवश्यक तैयारियां करने के बाद लिन जियांग ने नीम बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने नीम बनाने की गोली निगल ली और उसके अंदर से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। लिन जियांग को इसे सक्रिय रूप से परिष्कृत करने की आवश्यकता के बिना आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शिरोबिंदुओं के साथ प्रवाहित हुई और उसके अमृत क्षेत्र में एकत्रित हो गई। इस बीच लिन जियांग का निचला उदर पहले से ही भरा हुआ था और आध्यात्मिक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह संकुचित हो रहा था। लिन जियांग ने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया और सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे इस संपीड़न प्रक्रिया में तेजी आई। आध्यात्मिक ऊर्जा के अत्यधिक दबाव में लिन जियांग के निचले उदर को क्षति पहुंचनी शुरू हो गई। निचला उदर मानव शरीर के शिरोबिंदुओं का अभिसरण बिंदु है। यदि निचला उदर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह शिरोबिंदुओं को भी प्रभावित करेगा, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में समस्याएं पैदा होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पेट के निचले हिस्से की समय पर मरम्मत नहीं की गई तो बिल्डिंग फाउंडेशन फिर से उत्पन्न आध्यात्मिक दबाव रिस जाएगा और द्रवीकरण पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्डिंग फाउंडेशन का यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अपनी दिव्य चेतना की एक गति से लिन जियांग ने अपनी मेरिडियंस की रक्षा करने वाली एक गोली पकड़ी और उसे निगल लिया। उसने एक साथ कई काम करने शुरू कर दिए, जिससे उसके पेट के निचले हिस्से की क्षति की मरम्मत करते हुए आध्यात्मिक दबाव बढ़ गया। हालांकि 7 दिन बाद भी लिन जियांग ने मुंह भर खून खास लिया। उसका पेट का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और समय पर उसकी मरम्मत नहीं हो सकी। आध्यात्मिक दबाव रिस गया, मेरिडियंस पर असर पड़ा और बिल्डिंग फाउंडेशन की विफलता का कारण बना। मुझे पता था, लिन जियांग ने आह भरी। अपनी 5 आध्यात्मिक जड़ों की प्रतिभा के साथ अगर वह बिल्डिंग फाउंडेशन के पहले प्रयास में ही सफल हो जाता तो यह सचमुच अविश्वसनीय होता। लिन जियांग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली, फिर अपनी चोटों के इलाज के लिए एक तैयार की गई उपचार गोली निकाली। उसने यह गुफा 3 साल के लिए किराए पर ली थी और नीम बनाने की गोलियों की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अभी भी एक मौका था। 3 महीने बाद लिन जियांग की मेरिडियन की चोटें ठीक हो गईं। आधे महीने की तैयारी के बाद लिन जियांग ने एक बार फिर नीम बनाने की कोशिश की। 10 दिन बाद लिन जियांग नीम बनाने के अपने दूसरे प्रयास में असफल रहा और इस बार वह और भी ज्यादा घायल हो गया। लेकिन लिन जियांग का गुस्सा भी भड़क उठा और उसे यकीन नहीं हो रहा था। 5 नीम बनाने की गोलियों के बावजूद वह नीम नहीं बना सका। आधे साल के स्वास्थ्य लाभ और 1 महीने के ध्यान के बाद लिन जियांग ने नीम बनाने का अपना तीसरा प्रयास शुरू किया। छठे भाई के रूप में अपनी अक्षमता पर मैं बहुत हैरान हूँ। तीसरी असफलता ने लिन जियांग को बहुत बड़ा झटका दिया और उसने आखिरकार हार मान ली। 1 साल के स्वास्थ्य लाभ के बाद लिन जियांग ने फिर कोशिश की। इस बार उसकी समझ बेहतर थी और पिछली 3 असफलताएं व्यर्थ नहीं गईं। बाहरी दुनिया ने चाहे कितना भी अभूतपूर्व अनुभव प्रदान किया हो, उसकी तुलना उसके द्वारा स्वयं प्राप्त व्यावहारिक अनुभव से नहीं की जा सकती थी। प्रत्येक असफलता के साथ लिन जियांग ने उससे सीखा और कई प्रयासों के बाद उसके डेंटियन और मेरिडियन काफी मजबूत हो गए। सामान्य स्वतंत्र साधक, यहाँ तक कि संप्रदायों और कुलों के शिष्यों को भी असफल होने पर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अधिकांशतः ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें दूसरी आधारशिला रखने वाली गोली प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता, या क्योंकि वे 60 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं और उनकी जीवन शक्ति कम हो जाती है, जिससे उनके शरीर पर उनका नियंत्रण प्रभावित होता है और उनकी सफलता दर कम हो जाती है। उनके पीछे के परिवार और संप्रदाय अब उनमें संसाधन लगाने को तैयार नहीं है। इसलिए
विशेष दर्जे वाले कुछ लोगों के लिए, जब तक वे भारी मात्रा में संसाधन लगाने को तैयार हैं, वे अपनी साधना को आधारशिला रखने की अवधि तक बढ़ा सकते हैं। सफलता। 2 साल के एकांतवास और 4 नीम निर्माण की गोलियां खाने के बाद लिन जियांग ने अपने डेंटियन में तरल आध्यात्मिक शक्ति की छोटी बूंद को देखा और अपने पूरे शरीर में तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव किया। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई स्वतंत्र साधकों को एक नीम निर्माण की गोली भी नहीं मिलती, फिर भी उन्होंने 4 गोलियां खर्च कर दी। बाजार भाव के अनुसार यह 10,000 से ज्यादा है। इन 2 सालों में इस्तेमाल किए गए स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्पिरिट स्टोन, किराए, उपचार की गोलियों और अन्य चीजों के अलावा उन्होंने नीम निर्माण के लिए लगभग 1,70,000 से 80,000 स्पिरिट स्टोन पहले ही खर्च कर दिए थे। अगर इन 2 सालों के दौरान हुई मजदूरी की हानि को भी जोड़ लें, तो यह और भी ज्यादा होगी। इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए लिन जियांग स्वाभाविक रूप से भावुक हो गए। संतुष्टि की यह भावना केवल वही समझ सकता है जिसने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हो। अच्छा काम करते रहो, ऊंचे लक्ष्य रखो। जश्न मनाने के लिए खाने पीने की चीजें खरीदने के बाद लिन जियांग अपने अभ्यास में लौट आया। उसने अभी एक सफलता हासिल की थी, लेकिन उसकी प्रगति अभी स्थिर नहीं थी, इसलिए उसे अपने कौशल को मजबूत करने के लिए समय चाहिए था। इस मजबूती की प्रक्रिया में 1 साल लग गया। 1 साल बाद जब उसके आवास का किराया समाप्त हो गया, तो देखभाल करने वाला लिन जियांग से पूछने आया कि क्या वह गुफा को किराए पर देना जारी रखना चाहता है। लिन जियांग ने मना कर दिया और अपना सामान समेटकर वहां से चला गया। 2 दिन बाद लिन जियांग झोंगहांग संप्रदाय के द्वार के बाहर प्रकट हुआ। कुछ ही देर में काओ लिंग द्वार से दौड़ता हुआ आया। चाचा। जब काओ लिंग ने लिन जियांग को देखा, तो वह खुशी से उछल पड़ी। पिछले 2 सालों में वह चुपचाप यूनझोंग शहर में लिन जियांग से मिलने जाती रही थी, लेकिन हर बार वह उसे नहीं देख पाती थी। वह जानती थी कि वह एकांत में है, इसलिए वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। छोटी लिंग, क्या तुम अपनी नींद बना रही हो? जैसे ही लिन जियांग ने काओ लिंग को देखा, सबसे पहले उसने उसके प्रशिक्षण में प्रगति देखी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि काओ लिंग भी नीम निर्माण के चरण तक पहुंच गया था। हाँ अंकल, मैंने 2 महीने पहले ही सफलता हासिल कर ली थी। इतनी जल्दी? गुरुजी ने कहा था कि मैं भी बहुत तेज हूँ, तुम्हें नीम निर्माण में इतना समय क्यों लगा? मैंने तो इसे सिर्फ आधे महीने में ही पूरा कर लिया। आधा महीना? लिन जियांग का गला रूंध गया और वह बोल नहीं पा रहा था। 1 साल पहले नीम निर्माण पूरा करने का संतोष पूरी तरह से गायब हो गया था। क्या दूसरों से अपनी तुलना करना वाकई इतना निराशाजनक होता है? उसने 2 साल लगाए थे, जबकि दूसरों को सिर्फ आधा महीना लगा था। अंकल, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप सिर्फ 5 साल से अभ्यास कर रहे हैं ना? 5 साल और 7 महीने। 5 साल और 7 महीने। लिन जियांग ने सोचा, यह याद करने की कोशिश करते हुए कि 5 साल और 7 महीने तक अभ्यास करते समय वह किस अवस्था में था। ओह हाँ, मूल मालिक अभी पागल हुआ था और कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी और वह अभी भी स्पिरिचुअल पीच माउंटेन विला में था। वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, याद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कितना शर्मनाक है। चाचा, इस बार आप मुझे ढूंढने क्यों आए? अलविदा, मैंने कुछ साल पहले आपसे कहा था कि दुनिया बहुत बड़ी है और मैं इसे देखना चाहता था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण मैं बार टालता रहा। अब मैं अपनी यात्रा के शुरुआती चरण में हूँ और मेरे लिए बाहर जाकर अन्वेषण करने का समय आ गया है। चाचा, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अभी नहीं पता, बस इधर उधर देखने जा रहा हूँ, लेकिन बाहर बहुत खतरा है। कोई बात नहीं, चाचा अपना ख्याल रख सकते हैं। लिन जियांग और काओ लिंग इसी तरह सहजता से बातें कर रहे थे। वह लंबे समय से अपनी वर्तमान पहचान छोड़ना चाहता था, क्योंकि काओ लिंग के साथ जुड़ने से बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होता था। अब जबकि काओ लिंग 18 साल का भी नहीं हुआ है और पहले से ही प्रगति कर रहा है, यह निश्चित रूप से और भी अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, जिससे लिन जियांग के लिए भविष्य में कार्य करना और भी असुविधाजनक हो जाएगा। लिन जियांग फिर से झोंगहांग संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ। उसने पर्वत द्वार के बाहर काओ लिंग के साथ कुछ देर बातचीत की और कुछ निर्देश देने के बाद लिन जियांग उठ गया, लेकिन किसी अन्य स्थान पर जाने के बजाय वह यूनझोंग पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में उठ गया। यूनझोंग पर्वत श्रृंखला में हजारों मील के भीतर का क्षेत्र स्वतंत्र साधकों के लिए स्वर्ग है। यह स्पष्ट नहीं है कि झोंगहांग संप्रदाय और क्लाउड स्वॉर्ड संप्रदाय क्या सोच रहे हैं। वे इस क्षेत्र पर अपना दावा नहीं करते, नहीं वे अपने संबद्ध अनुयायियों को इस पर कब्जा करने देते हैं, और वे यूनझोंग शहर के शक्तिशाली स्वतंत्र साधकों को भी इस पर दावा करने की अनुमति नहीं देते। वे बस कई स्वतंत्र साधकों को वहां इकट्ठा होने देते हैं। यूनझोंग पर्वत श्रृंखला का मध्य भाग बहुत बड़ा है, जहां कई स्वतंत्र साधक रहते हैं, और यह बेहद अव्यवस्थित है। यहाँ तक कि थोड़े बेहतर पर्वत शिखरों का भी कई बार स्वामित्व बदला है। यह खरीद बिक्री का मामला नहीं है, बल्कि सीधे कब्जा करने का मामला है। अगर आपके पास क्षमता है तो आप उस पर कब्जा कर लेते हैं, अगर नहीं तो कोई और उसे ले लेता है। लिन जियांग सक्रिय रूप से डकैती में शामिल नहीं होता था, इसलिए उसने दूसरों से चोरी नहीं की। वह कुछ दिनों तक इधर उधर भटकता रहा और उसे एक वीरान गुफा मिली। गुफा की रक्षात्मक संरचना पहले ही टूट चुकी थी और मूल मालिक शायद अंदर ही मर गया था। खैर, लिन जियांग ने कई कंकालों को साफ किया। एक नई रक्षात्मक संरचना स्थापित करने के बाद लिन जियांग ने गुफा को साफ किया और उसे अपना नया घर मान लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण थोड़ा कमजोर है, केवल क्योई शोधन काल की साधना के लिए पर्याप्त है। एक दिन के अभ्यास के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आत्मा संग्रहण संरचना के साथ 3 दिनों का संग्रह करना पड़ता है।
लिन जियांग ने साधना करने की कोशिश की और पाया कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण बहुत कमजोर था। हालांकि वह आत्मा संग्रहण संरचना के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र कर सकता था और कुछ आत्मा पत्थर जोड़ सकता था, जो पर्याप्त था। बागवानी की आदत जाग उठी है। ये उगे हुए खरपतवार असहज लग रहे हैं। अगली सुबह लिन जियांग ने अपने घर के सामने घास को देखा और उसे लगा कि यह बेकार है। उसे कुछ तो लगाना ही था। इसलिए लिन जियांग फिर से यूनझोंग शहर गया और कुछ और आकृतियां खरीदी। उसने अपने घर के सामने वाली आधी पहाड़ी चोटी को ढक दिया और 2 दिन खुले में बिता दिए। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती की। उसने कुछ सब्जियां उगाई, लेकिन मुख्य रूप से कीमती औषधीय जड़ी बूटियां उगाने पर ध्यान केंद्रित किया। औषधीय जड़ी बूटियों के लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लिन जियांग को ज्यादा उपज की उम्मीद नहीं थी। अगर कुछ बच भी जाए तो काफी होगा। हालांकि कुछ एकड़ सब्जियों की देखभाल जरूरी थी ताकि वह भविष्य में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास कर सके। बड़े शादियाओं, छोटे शादियाओं, तुम तब तक निगरानी करते रहे जब तक बादल छट नहीं गए और चांद दिखाई नहीं दिया। लिन जियांग ने अपना सिर थपथपाया, लगभग बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं को भूल ही गया। 2 साल से ज्यादा सोने के बाद वे आखिरकार जागे और दूसरे दर्जे के बाद के चरणों में सफलतापूर्वक आगे बढ़े। चिरप चिरपट। बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं खुशी से कुछ बार चहके, फिर अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी। धमाका, धमाका। लेकिन जब वे लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, तो वे सीधे सेना के रक्षात्मक अवरोध से टकरा गए, लगभग नीचे गिरते हुए। गुस्से में बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं ने अपने पंख फड़फड़ाए बाधा पर हमला करने के लिए, लेकिन लिन जियांग ने उन्हें तुरंत रोक दिया। बस अब बहुत हो गया, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। जरा सोचो तुम कहाँ रहते थे, वह कितना छोटा था। लिन जियांग ने उन्हें दबाया और समझाया कि यूनझोंग शहर का घर कितना छोटा था। वह सिर्फ कुछ दसियों वर्ग मीटर का था और घर के आकार का तो हिसाब भी नहीं। उसका आंगन इतना छोटा था कि वे जमीन पर कुछ ही कदम रखकर उसके अंत तक पहुंच सकते थे। और अब लिन जियांग का क्षेत्रफल कम से कम लगभग 1000 एकड़ है। वे जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वे उन्हें आजादी से उड़ने नहीं देंगे। लिन जियांग उन्हें बाहर नहीं निकलने देगा। चिरप चिरपट। बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गालियां दी, मानो कह रहे हो, हम आकाश के राजा हैं, हमें इस छोटी सी पहाड़ी पर फंसाने में क्या बड़ी बात है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमें तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम अकेले ही खेलो। बस हमारे दल पर हमला मत करना, वरना हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लिन जियांग ने उनकी तरफ आंखें घुमाई। वह पहले से ही इतना उदार था कि ऐसा कर सकता था। उन्हें अपनी किस्मत को ज्यादा नहीं आजमाना चाहिए। अब सबसे जरूरी काम अपनी आमदनी बढ़ाना है। बिल्डिंग फाउंडेशन पीरियड के दौरान होने वाले खर्चे कम नहीं हैं। लिन जियांग ने अकेले में सोचा। बिल्डिंग फाउंडेशन पीरियड के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली दवा को ट्रू स्पिरिट पिल कहा जाता था। अनहुआ शहर में यह 30 स्पिरिट स्टोन्स में बिकती है, लेकिन यूनझोंग शहर में इसकी कीमत 50 स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच जाती है। हालांकि यूनझोंग शहर में ट्रू स्पिरिट पिल ज्यादा बेहतर है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ाना वाजिब है। लिन जियांग की रोजाना 4 घंटे अभ्यास करने की आदत के अनुसार वह हर 2 दिन में एक ट्रू स्पिरिट पिल लेता था। इसके अलावा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए 2 दिन का ब्रेक लेने पर हर महीने लगभग 8 ट्रू स्पिरिट पिल की जरूरत होती है, यानी 400 स्पिरिट स्टोन्स। अन्य खर्चों को मिलाकर हर साल हजारों स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होती है। सौभाग्य से लिन जियांग अब यूनझोंग शहर में नहीं रहता। किराए में अभी भी 3-4 हजार युआन बाकी हैं और सहायक आध्यात्मिक उपकरणों का पहले ही प्रबंध हो चुका है। अन्यथा यह और भी महंगा होता और लिन जियांग की बची हुई बचत भी खत्म हो सकती थी। द्वितीय स्तर के आध्यात्मिक तावीज। आपको द्वितीय स्तर के आध्यात्मिक तावीज की तकनीकों में निपुणता हासिल करनी होगी। लिन जियांग ने 3 साल के भीतर द्वितीय स्तर के आध्यात्मिक तावीज की शोधन तकनीकों में निपुणता हासिल करने का लक्ष्य रखा। वह चाहता था कि उसकी आय भविष्य की योजनाओं के लिए उसके खर्चों से ज्यादा हो। यूनझोंग पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में भवन निर्माण काल के लिन परिवार की एक गुफा के अंदर कई ताओवादी मित्र चर्चा और अध्ययन कर रहे थे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और यह कथन बिल्कुल सत्य है। अंतर्मुखी होने के बावजूद लिन जियांग को अभी भी कुछ सामाजिक मेलजोल की जरूरत थी। इसलिए जब यूनझोंग पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में भवन निर्माण काल के अन्य साधकों ने सक्रिय रूप से उससे संपर्क किया, तो उसने मना नहीं किया। धीरे धीरे वह कुछ साधकों से परिचित हो गया। ये सभाएं नियमित रूप से हर 2 महीने में एक बार सन मान के घर नामक स्थान पर आयोजित होती थी। सन मान एक दूसरे दर्जे का रसायन था और सच्ची युआन गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। वह अपनी गोलियां उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नहीं बेचना चाहता था जो उसका शोषण करते, इसलिए उसने कई दोस्त बनाए। असल में उसके दोस्त उसकी गोलियां खाते थे। लिन जियांग ने कुछ बार गोलियां खरीदी, लेकिन उसने पाया कि सन मान की गोलियों की गुणवत्ता यूनझोंग शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों की गोलियों से थोड़ी कमतर थी। इसलिए उसने खरीदना बंद कर दिया और झूठ बोला कि उसने अन्य रसायनों के साथ समझौता कर लिया है। हर बार जब वह आता तो मुख्य रूप से साधना से संबंधित विषयों पर चर्चा करता और बाहरी दुनिया के बारे में भी सीखता। आज चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। चलो बातचीत करते हैं और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। चलो इस बार क्या नया है, इस पर चर्चा करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। यूनतोंग नदी के पास के मछुआरे इसके बारे में जानते हैं। अरे हाँ, क्या हो रहा है? कई दशक पहले मैं भूल गया कि कितने साल पहले विशालकाय वेब फिश गैंग ने ट्राई के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, डेंट फिश गैंग। लेकिन पिछले साल से ट्राइडेंट फिश गैंग का एक उल्लेखनीय वंशज सामने आया है।
हाल ही में वे विशाल वेव फिश कैंप के सदस्यों पर हमला कर रहे हैं, जिससे क्यूई शोधन काल और भवन निर्माण काल में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। इतने सालों बाद भी वे अभी भी लोगों को पैदा कर सकते हैं। ट्राइडेंट फिश कैंप वाकई कमाल का है। कौन जाने, ट्राइडेंट फिश कैंप के लोग इस समय गहन जांच पड़ताल कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जानकारी देने वाले को 50,000 स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया जाएगा। 50,000 यह कोई छोटी कीमत नहीं है। जब कीमतों की बात आती है तो कुछ लोग दिलचस्पी लेते हैं। क्यूई शोधन काल खराब है, लेकिन भवन निर्माण काल भी संघर्ष कर रहा है। आमतौर पर भवन निर्माण काल की आय क्यूई शोधन काल से कहीं अधिक होती है, लेकिन खर्च भी अधिक होते हैं। विभिन्न अमृत, विभिन्न उपकरण आसानी से कई हजार से लेकर दसियों हजार स्पिरिट स्टोन तक खर्च हो जाते हैं। दूसरी ओर लिन जियांग को लियू जी के बेटे की याद आई। अतीत में उसे विशाल लहर मछली गिरोह से बेहद नफरत थी। उसका पूरा परिवार विशाल लहर मछली गिरोह के हाथों मारा गया था। जाने से पहले लिन जियांग ने उसे अद्वितीय स्क्रॉल तकनीक दी थी। तब से लगभग 30 साल हो गए हैं। सामान्य परिस्थितियों में लियू डोंग निश्चित रूप से 30 वर्षों में कुछ खास हासिल नहीं कर पाता, लेकिन अद्वितीय स्क्रॉल की प्रभावशीलता को देखते हुए शायद वह पहले ही स्वर्णिम कोर काल तक पहुंच चुका है। प्रिय ताओवादी मित्रों, अपने शब्दों और कार्यों में सावधानी बरतना जरूरी है। मछुआरे गिरोह का मामला काफी पेचीदा और खतरनाक है। हम स्वतंत्र साधकों की पहुंच से बाहर। चलो इसके बजाय किसी और विषय पर बात करते हैं। सन मान ने जल्दी से कहा, वह दरअसल नहीं चाहता था कि ये लोग कोई जोखिम उठाए। वे मूल्यवान और मेहनत से कमाए हुए ग्राहक थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसे नए ग्राहक कहाँ मिलेंगे। मेरे पास एक ताजा खबर है, लेकिन यह यूनजोंग शहर से थोड़ा दूर है। ओह, कृपया आगे बढ़िए ताओवादी दोस्त। आखिरकार हम बस बातें ही तो कर रहे हैं। मैं यून राज्य के दक्षिण पश्चिम से आता हूँ, जो जंगल की सीमा से लगा हुआ है। हालांकि मेरी साधना शक्ति कमजोर है, हाल के वर्षों में एक नई शक्ति उभरी है। मैंने एक दोस्त से सुना है कि यह शक्ति दक्षिण पश्चिम में अनहुआ शहर पर कब्जा करने वाली है। ताओवादी दोस्त, कृपया अपनी बातें खुलकर कहें। कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर यह कोई महत्वपूर्ण शक्ति है तो हमें भविष्य में भी इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल, हम स्वतंत्र साधकों को लंबी उम्र जीने के लिए ज्यादा समझदार होना होगा। इस व्यक्ति का बोलने का तरीका बातों को आधा अधूरा छोड़ देना परेशान करने वाला है। स्वतंत्र साधकों को भी अपने जीवन में उनकी तरह बेहद सतर्क रहना होगा। वे जोंगहांग संप्रदाय और मिगतलवार संप्रदाय के शिष्यों को कभी नाराज नहीं करते, चाहे वे क्यूई शोधन काल में ही क्यों न हो। कौन जाने छोटे साधकों को उकसाने से बड़े साधक आकर्षित होंगे या नहीं। यह शक्ति वास्तव में कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है। इसे लिन परिवार कहा जाता है। लिन परिवार का मुखिया लिन बाटियन है, जो अविश्वसनीय कुशलता से अद्वितीय भाला चलाता है। 100 साल पहले उसके पास पहले से ही स्वर्ण मूल साधना थी और वह समान स्तर के 2 विरोधियों को हरा सकता था। अब वह नवजात आत्मा साधना तक पहुंच गया है। इस बीच अनहुआ शहर के नवजात आत्मा साधक मरने वाले हैं और कई लोग कहते हैं कि लिन परिवार शहर पर कब्जा कर लेगा। मैं अनहुआ शहर को जानता हूँ, हालांकि यह यूनजोंग शहर जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यून राज्य में यह बुरा भी नहीं है। हालांकि मैंने इस लिन परिवार के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने भी उनके बारे में नहीं सुना। वे जंगल से आए एक छोटे से परिवार होंगे। अगर गोल्डन कोरकाल का कोई उनकी रखवाली कर रहा है तो उन्हें छोटा परिवार नहीं माना जा सकता। वे यूनजोंग शहर में भी काफी अच्छे होंगे। अगर वे शहर के बाहर भी हैं तो भी वे किसी गांव या कस्बे को नियंत्रित कर सकते हैं। भीड़ उत्साह से चर्चा कर रही थी और लिन जियांग का मन पूरी तरह से मोहित हो गया था। वह 70-80 साल से घर से दूर था और यह पहली बार था जब उसने लिन परिवार के बारे में खबर सुनी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके कंजूस बूढ़े पिता वास्तव में नवजात आत्मा चरण तक पहुंच जाएगी। प्रिय मित्र, क्या आप कृपया विस्तार से समझा सकते हैं। ताओवादी मित्र लिन, क्यों? क्या आप लिन परिवार में शामिल होने की सोच रहे हैं? मेरा उपनाम भी लिन है। शायद 500 साल पहले हम अभी भी एक परिवार थे। हम सब रिश्तेदार हैं, इसलिए अगर मैं सचमुच शामिल होना चाहता तो यह नामुमकिन नहीं होता। हाँ, ताओवादी मित्र लिन सही कह रहे हैं। आपका उपनाम लिन है, इसलिए हो सकता है कि आपके लिए कोई सौभाग्य इंतजार कर रहा हो। ओह, कैसा सौभाग्य! इस लिन बाटियन की कई पत्नियां और कई बच्चे हैं। उसकी 2 बेटियां हैं, जिन्हें लिन परिवार की जुड़वा सुंदरिया कहा जाता है। वे न केवल सुंदर हैं, बल्कि उनकी साधना भी उच्च है। वे पहले से ही स्वर्णिम स्तर पर हैं। मैंने सुना है कि लिन बाटियन एक दामाद ढूंढने का इरादा रखता है। आपका उपनाम भी लिन है, इसलिए अगर आप दामाद बनते हैं तो आपके बच्चों का उपनाम भी लिन होगा। हाँ, ताओवादी मित्र लिन, यह एक दिलचस्प स्टिंग मामला। मुझे लगता है कि आपको इसे आजमाना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप नवजात आत्मा परिवार में शादी कर सकते हैं तो आपको साधना संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वेन जिंग के बारे में सोचो, वह पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर किंगली रुक्सू से शादी करने के बाद वह एक प्रतिभाशाली युवक बन गया। यह सही है ताओवादी मित्र लिन, आप युवा हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। हम पहले से ही बूढ़े हो चुके हैं और कोई भी हमें नहीं चाहता। भवन निर्माण काल के कुछ लोगों ने फिर विषय को लिन जियांग पर स्थानांतरित कर दिया। उनमें से लिन जियांग सबसे कम उम्र का है। वह वर्तमान में 53 वर्ष का है और अपनी नींव सफलतापूर्वक बनाने के 3 साल बाद यूनजोंग पर्वत श्रृंखला में बस गया है। मेरी भूख अच्छी है। मुझे ठोस भोजन खाना पसंद है और मैं नरम भोजन नहीं खा सकता।
कितना अफसोस की बात है। लिन जियांग ने हल्के से कहा, अब वह बहुत खुश है। यह जानकर कि लिन बाटियन ने नेसेंट सोल तक पहुंच बना ली है, लिन डाई और लिन यिंग गोल्डन कोर तक पहुंच गए हैं। यह इस साल उनके लिए सबसे अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि वे अभी भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और भविष्य में मिलने का मौका मिल सकता है। हालांकि लिन जियांग अब घर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उसका राज बहुत खास है। दीर्घायु एक ऐसी चीज है जिसके लिए सभी साधक प्रयास करते हैं, लेकिन यह उसके हाथों में आसानी से प्राप्त हो सकती है। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि लिन बाटियन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। नश्वर संसार में पिता और पुत्र का आपस में लड़ना कोई दुर्लभ बात नहीं है, और साधना जगत में तो यह और भी ज्यादा होता है। संसाधनों को लेकर ऐसे संघर्ष होना बहुत आम बात है। ग्रेविटी टेल्स द्वारा अनुवादित हठी चेहरा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे व्यापारिक माहौल में दाखिल हुए। सन मैन ने गोलियां निकाली और दूसरों ने भी ऐसी चीजें निकाली जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी और जिन्हें उन्हें अपनी जरूरत की चीजों के बदले में देना था। लिन जियांग ने एक दूसरे स्तर की आध्यात्मिक तावीज। 2 साल से ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद लिन जियांग ने सफलतापूर्वक एक दूसरे स्तर का निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक तावीज बनाया। हालांकि सफलता दर अभी भी ज्यादा नहीं है और इसमें और सुधार की जरूरत है। अब उसे और दूसरे स्तर के आध्यात्मिक तावीजों की जरूरत है। लिन जियांग को अपनी मां जुआंग रोंग की प्रतीक कलाएं विरासत में मिली थीं, जो उसे अपने दादा से मिली थीं। हालांकि उसके दादा की प्रतीक कलाएं अच्छी थीं, लेकिन वे उच्च स्तरीय नहीं थीं। लिन जियांग ने अपने पास मौजूद सभी प्रतीक पहले ही सीख लिए थे, इसलिए उसे अपने प्रतीक चित्रण कौशल को निखारने के लिए और प्रतीकों की जरूरत है। हालांकि लिन जियांग को इस बार ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इन लोगों के हाथों पर मौजूद प्रतीक उसने बहुत पहले ही बदल दिए थे। उनमें से कोई भी विशेष तावीज बनाने वाला नहीं था और वे विशेष रूप से प्रतीक एकत्र नहीं करते थे। लिन जियांग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह फिलहाल अपनी प्रतीक कलाओं को निखारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, न कि प्रतीकों की विविधता बढ़ाने पर। यह भविष्य की तैयारी है, इसलिए वह इसे धीरे धीरे करेगा। अदलाबदली के बाद सुन मान और बाकी लोगों ने कई कार्यक्रम किए। आमतौर पर वे साथ में खाते पीते थे और कभी कभी वे यूनहोंग शहर में स्प्रिंग कमिंग टॉवर पर मार्शल आर्ट के हुनर का आदान प्रदान करने जाते थे। हालांकि लिन जियांग को यह शौक नहीं था, इसलिए वह जल्दी घर चला गया। जैसे ही बाहरी घेरा खुला, सैकड़ों एकड़ में फैली आध्यात्मिक औषधि ने उनकी आंखें खोल दी, जिसमें अनोखे और खूबसूरत फूल और पौधे खिले हुए थे। आगे कई एकड़ में 20 से ज्यादा अलग अलग किस्मों की सब्जियां और फल थे। आध्यात्मिक औषधि और सब्जियां अलग अलग कतारों में अलग अलग थीं। पहाड़ी की ढलान पर कई एकड़ में आध्यात्मिक आड़ू थे, जो इस समय खिल रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। गुफा के बगल में कुछ आध्यात्मिक बास थे, लेकिन वे अभी भी कमजोर और कमजोर थे। उन्हें लिन जियांग ने इसी साल लगाया था। दूर और भी बंजर जमीनें थीं जिनमें उगे हुए खरपतवार थे। लिन जियांग ने कुछ आध्यात्मिक घास के बीज खरीदे, जिनका इस्तेमाल ताबीज बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि लिन जियांग ने ताबीज बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि यह कैसे किया जाता है। ये मुर्गियों के लिए जा रहे हैं। लिन जियांग ने 10 से ज्यादा आध्यात्मिक हिरण, साथ ही कुछ रूपांतरित खरगोश, मुर्गियां और बत्तखें, सभी को आजादी से घूमने की इजाजत थी। गुफा में केवल 1 दर्जन बड़े पेड़ बचे थे और बाकी सब काट दिए गए थे। इस समय बड़ा शादियाओं और छोटा शादियाओं एक बड़े पेड़ पर खड़े होकर आराम से बैठे आध्यात्मिक हिरण को घूर रहे थे, लगभग लार टपकाते हुए। बड़ा शरारती और छोटा शरारती, अगर तुमने फिर से जादुई हिरण चुराने की हिम्मत की, तो मैं आज रात तुम्हें भून कर खा जाऊंगा। हर बार जब लिन जियांग वापस आता, तो वह उन्हें एक बार चेतावनी देता, क्योंकि जब जादुई हिरण पहली बार खरीदा गया था, तो उन्होंने उसका आधा हिस्सा चुरा लिया था। सजा के तौर पर लिन जियांग ने उन्हें भेड़ बकरियों जैसा व्यवहार किया और उन्हें झुंड में रहने दिया। चिरप चिरपट। बड़ा शरारती और छोटा शरारती एक एक करके लिन जियांग को ठंडेपन से देखते हुए जवाब देते रहे। वे पहले भी पिट चुके थे, इसलिए उन्होंने अब चोरी करने की हिम्मत नहीं की। बेशक यह भी हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि मौजूदा जादुई हिरण बहुत छोटा है, इसलिए वे इसे खाने से पहले मोटा कर देंगे। यूनतोंग नदी। लिन जियांग नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था। यूनतोंग नदी के किनारे मछली पकड़ने वाले ज्यादातर लोग क्यों शोधन काल के हैं। भवन निर्माण काल के लोग। अब मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि इनाम बहुत कम है। मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने वाली नाव का इस्तेमाल करना ज्यादा किफायती है। हालांकि नाव से मछली पकड़ने के लिए मछुआरे समूह की मंजूरी जरूरी है और उन्हें चढ़ावा भी देना पड़ता है। लिन जियांग को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह मनोरंजन के लिए और बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं के लिए भोजन जुटाने के लिए मछलियां पकड़ता है। दूसरे दर्जे के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं की भूख फिर से बढ़ गई। इन पहले दर्जे की राक्षसी मछलियों को रोजाना 1 या 200 पाउंड खाने की जरूरत होती है। हालांकि इस तरह का खाना उनकी साधना में शायद ही कोई मदद करता हो। अपनी उन्नति जारी रखने के लिए उन्हें उच्च स्तरीय स्पिरिट मीट या दानव कोर खिलाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए खर्च और भी ज्यादा भयानक है। दानव कोर के लिए कम से कम तीसरे दर्जे के राक्षसी जानवर की जरूरत होती है और एक कोर की कीमत कम से कम 10,000 होती है। लिन जियांग इसे वहन नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल उनके लिए भोजन कमाने के लिए ही मछली पकड़ता है। जहाँ तक बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं की प्रगति का सवाल है, लिन जियांग इसे समय पर छोड़ देता है। धीरे धीरे आगे बढ़ो। आखिरकार राक्षसी जानवरों की उम्र साधकों से ज्यादा होती है। कोई जल्दी नहीं है। मौजूदा स्थिति को बनाए रखना ही काफी है।
यूनतोंग नदी की मछलियां चालाक हो गई हैं, यहाँ तक कि बेवकूफ मछलियां भी लोगों ने पकड़ ली हैं। लिन जियांग की आज की फसल अच्छी नहीं है। उसने 2 घंटे से ज्यादा समय से कोई मछली नहीं पकड़ी है, जिससे उसे पहले कई मछलियां पकड़ने का एहसास याद आ रहा है। यह वाकई संतोषजनक था। यूनतोंग नदी की राक्षसी मछलियां आम मछलियों से कहीं ज्यादा चालाक होती हैं। उनकी याददाश्त 7 सेकंड से भी ज्यादा होती है। अगर वे किसी खास चारे से सहमत होती हैं, तो उसे कई बार खाने के बाद भी याद रख पाती हैं। इसलिए मछुआरे अक्सर अपना चारा बदल देते हैं, वरना वे बस खाली लाइन का इंतजार कर सकते हैं। मछुआरा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर वह कोई मछली नहीं पकड़ पाता, तो वह गोता लगाकर उसे पकड़ लेता है। लिन जियांग ने मछली पकड़ने वाली छड़ी रख दी और स्टोरेज बैग से एक हार्पून निकाला। मुस्कुराते हुए वह यूनतोंग नदी में कूद गया। यूनतोंग नदी बहुत गहरी है। कहा जाता है कि इसकी गहराई अपने सबसे गहरे बिंदु पर कई किलोमीटर है, मानो समुद्र हो। हालांकि नदी की औसत गहराई केवल कुछ दसियों मीटर ही है। लिन जियांग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग अपनी दृष्टि बढ़ाने के लिए किया और वह नदी के तल पर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। जब लिन जियांग ने एक विशाल राक्षसी मछली देखी और तुरंत उस पर वार किया, जिससे मछली के शरीर से खून बहने लगा। लेकिन मरने के बजाय मछली लिन जियांग पर तेजी से टूट पड़ी। नदी के तल पर लड़ाई शुरू हो गई। लिन जियांग ने एक भाला पकड़ा और राक्षसी मछली से लड़ने लगा, जो मुख्य रूप से टक्कर मारने और काटने की रणनीति अपना रही थी। लिन जियांग की गतिविधियां भी सीमित थीं, लेकिन फिर भी वे मछली की पहुंच से बाहर थीं। उसने एक उड़ती हुई तलवार से उस पर कुछ बार वार किया और मछली भागने लगी। लिन जियांग ने रस्सी से बंधे भाले से मछली पर वार किया। उसने मछली को अपने साथ घसीटने दिया। आज उसने इस मछली से निपटने की ठान ली थी। मछली तब तक भागती रही जब तक कि 1 घंटे बाद वह आगे नहीं जा सकी। इतना खून बहने से वह बहुत कमजोर हो गई थी और मौत के कगार पर थी। लिन जियांग ने दया दिखाते हुए उसे शारीरिक मुक्ति देकर उसकी पीड़ा का अंत किया, फिर उसे किनारे पर खींच लिया। जैसे ही लिन जियांग हजारों पाउंड वजनी उस राक्षसी मछली को किनारे पर घसीट रहा था, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने बहुत कुछ उजागर कर दिया। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति लाशों को ढूंढ रहा था। उसके बगल में 10 से ज्यादा लाशें पड़ी थीं, जो विशाल लहर मछली गिरोह के सदस्यों की पोशाक पहने हुए थे। काले वस्त्र वाला व्यक्ति पलटा। वह पूरी तरह से वस्त्र में ढका हुआ था, केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, जो लिन जियांग को घूर रही थीं। मैंने कुछ नहीं देखा। लिन जियांग जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, काले वस्त्र पहने एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई और उसका रास्ता रोक दिया। उसकी शक्तिशाली चेतना तुरंत लिन जियांग पर केंद्रित हो गई। लिन जियांग हताश होकर बोला, यह व्यक्ति स्वर्णिम कोरकाल का निकला और यूनचोंग शहर में स्वर्णिम कोरकाल के ज्यादा लोग नहीं थे, शायद कुछ दर्जन ही। उसका उनसे सामना कम ही होता है, लेकिन आज उसकी एक से सीधी टक्कर हो गई। तुम कौन हो? मैं लिन वू हूँ, यूनचोंग शहर का एक स्वतंत्र साधक। क्या तुम अभी भी भवन निर्माण की नींव के काल में मछली पकड़ रहे हो? मछली नहीं पकड़ रहे, भाले से मछली पकड़ रहे हो। यूनतोंग नदी की मछलियां बहुत चालाक होती हैं, उन्हें मछली पकड़ने वाली छड़ी से नहीं पकड़ा जा सकता। क्या कोई फर्क है? लगता नहीं। तुम मछली क्यों पकड़ रहे हो? खाने के लिए। मुझे मछली खाना पसंद है। क्या मछली खरीदने में बहुत पैसा खर्च होता है? दुकान से खरीदी गई मछलियों की गंध उतनी अच्छी नहीं होती जितनी खुद पकड़ी गई मछलियों की। लिन जियांग ने सच में कहा कि उसे मछली खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब से ट्राइडेंट फिश टैंक और जायंट वेव फिश टैंक के बीच बड़ा युद्ध हुआ और सभी लाशें यूनतोंग नदी में फेंक दी गईं, उसने यूनतोंग नदी की मछलियां खाना बंद कर दिया। उसने थोड़ी बहुत मछलियां तभी खाना शुरू किया जब वह यूनचोंग पर्वत श्रृंखला में चला गया और पहाड़ी नाले में कुछ मछलियां पकड़ी। अब तुम जा सकते हो। तुम मुझे यूं ही जाने दे रहे हो? आपके शब्दों ने मुझे एक पुराने दोस्त की याद दिला दी। इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है ना। समझ गया, मैं यहाँ कभी नहीं आया और मैंने कुछ भी नहीं देखा। लिन जियांग ने सिर हिलाया। वह नियम जानता था, वह नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति था। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने उसकी बात अनसुनी कर दी और शवों की तलाशी लेता रहा। फिर उन्होंने एक जादू किया और सभी शवों को यूनतोंग नदी में फेंक दिया। नदी का पानी उफान पर आ गया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ गायब हो गया। बहुत तेज चलते हुए लिन जियांग ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति को तेजी से गायब होते देखा। आह भरी, अपने हाथ में पकड़ी राक्षस मछली के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन्हें एक थैले में भर लिया। मैं अब कभी यूनतोंग नदी की मछली नहीं खाऊंगा। लिन जियांग ने मन ही मन कसम खाई कि यूनतोंग नदी बहुत भयानक है। उसे नहीं पता था कि वहाँ हर दिन कितने शव फेंके जाते हैं। इससे लिन जियांग को अपने बड़े भाई की याद आ गई। वह वाकई बहुत शक्तिशाली था, लिन जियांग से भी ज्यादा। किसान, चलो ईमानदारी से एक मछली तालाब खोदते हैं। यूनचोंग पर्वत श्रृंखला में अपने घर लौटकर लिन जियांग ने एक निचली जमीन का टुकड़ा देखा और एक मछली तालाब खोदने का फैसला किया। लिन जियांग ने 1 महीने तक हर दिन 4 घंटे तक 10 एकड़ से ज्यादा बड़े एक मछली तालाब की खुदाई की। फिर उसने उसमें नदी का पानी भरा और बाहर से मछली के बच्चे लाकर तालाब में डाल दिए। बड़ी शादियाओं, छोटी शादियाओं, मछली तालाब की ये मछलियां मेरी हैं, चोरी या छीनाझपटी नहीं। लिन जियांग ने बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं को पकड़ लिया और उन्हें समझाया कि इस तालाब की मछलियां ज्यादा बड़ी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 किलो की। पूरे तालाब की मछलियां उनके खाने के लिए काफी नहीं है। लिन जियांग ने खुद के लिए मछलियां तैयार की और वे सिर्फ यूनतोंग नदी से ही खा सकते हैं। चिरपट चिरपट।
बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं ने लिन जियांग द्वारा निकाली गई बड़ी मछली को देखा और तुरंत उत्साहित हो गए। उन्हें परवाह नहीं कि वह गंगा नदी है या नहीं, बस मछलियां हैं। यहाँ मछलियां, मुर्गियां, बत्तखें और यहाँ तक कि हिरण भी हैं। यह जीवन कितना आनंददायक है। लिन जियांग ने अपने हाथों से बनाए घर को देखा और बहुत संतुष्ट हुआ। बड़े शहर की भीड़ भाड़ की तुलना में उसे यह सुरम्य ग्रामीण इलाका ज्यादा पसंद है। पहले यूनझोंग शहर में रहने वाले लिन जियांग मनोरंजन के लिए बहुत कम बाहर जाते थे। यूनझोंग शहर में सिर्फ स्प्रिंग कमिंग टॉवर के अलावा भी बहुत कुछ है और सिर्फ वही लोग जानते हैं जो खेलना पसंद करते हैं कि यह कितना मजेदार है। लेकिन लिन जियांग कभी नहीं गए। अब कुछ फूल और घास होना अच्छा लग रहा है। लिन जियांग हमेशा से साधना करते रहे हैं, लेकिन वे कभी जल्दबाजी नहीं करते। पूरी साधना की दुनिया की तो बात ही छोड़िए, यूनझोंग शहर में भी वे एक मामूली झींगा ही हैं। जब तक आप कोई परेशानी नहीं खड़ी करते, तब तक बाहर जाकर मारे जाने का क्या दुर्भाग्य होगा, खासकर जब वे शायद ही कभी बाहर जाते हों। वे निश्चित रूप से घर पर ही रहते हैं। 1 और महीने बाद लिन जियांग को सन मान का ध्वनि मार्ग तावीज मिला और आदान प्रदान बैठक फिर से शुरू हुई। वे सन मान की गुफा में गए, जो लगभग 50 मील दूर है। उसके घर से बिल्कुल भी दूर नहीं। बिल्डिंग फाउंडेशन पीरियड की उड़ान की गति से वह एक पल में वहां पहुंच सकता है। ताओवादी मित्र लिन, आप सबसे पहले आ रहे हैं। क्या यह हमारे घर के पास नहीं है? ताओवादी मित्र सुन, इस आदान प्रदान बैठक में किस तरह की गतिविधियां होंगी? यह पहले जैसा ही है, लेकिन हाल ही में मैंने सांहुआ गोली नामक अमृत का एक बैच बनाया है। ताओवादी मित्र लिन, क्या आप इसे आजमाने में रुचि रखते हैं? मैं ठीक हूँ, मेरे जीवन के अभी 100 साल से ज्यादा बाकी हैं। कोई जल्दी नहीं, चलो इसे दूसरे ताओवादी मित्रों के लिए छोड़ देते हैं। मुझे लगता है ताओवादी दोस्त झांग को इसकी ज्यादा जरूरत थी। लिन जियांग ने सिर हिलाया। सांहुआ गोली भी एक खजाना है जो जिंदगी बढ़ाती है, लेकिन सिर्फ 5 साल ही बढ़ाती है। इसके अलावा सांहुआ गोली एक बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। दूसरी गोली लेने के बाद यह बेकार हो जाती है। लिन जियांग को लगा कि यह इसके लायक नहीं है। ताओवादी दोस्त झांग चला गया है, उसे अब इसकी जरूरत नहीं है। वह चला गया। नहीं, उसने कहा था कि वह बाहर जाकर यूनजोंग पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में दिखाई देने वाली किसी चीज की खोज करना चाहता है, जैसे कोई छिपी हुई जगह वगैरह। मैंने उसे ऐसा न करने की सलाह दी थी, लेकिन मैं उसे मना नहीं सका। सन मान ने जल्दी से समझाया कि वह चला गया का मतलब है कि वह शारीरिक रूप से चला गया, न कि उसकी मृत्यु। कृपया गलतफहमी न पालें। क्या उत्तरी भाग जंगल नहीं है? वहाँ अभी भी एक गुप्त स्थान कैसे है? लिन जियांग ने पूछा। यूनझोंग पर्वत श्रृंखला बहुत विशाल है, जिसकी मुख्य श्रृंखला पूर्व से पश्चिम तक हजारों मील तक फैली हुई है। झोंगहांग संप्रदाय और मिक्तलवार संप्रदाय मुख्य रूप से यूनझोंग पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में कार्य करते हैं, जबकि उत्तरी भाग में कई शक्तिशाली राक्षस राजाओं का कब्जा है। राक्षसों की शक्ति साधकों की तुलना में अधिक प्रबल है और यह एक निर्जन वातावरण है। कुछ साधक निर्जन जीवन पसंद करते हैं और उसमें गहराई तक बस जाते हैं। वे कुछ विशिष्ट खजानों की रक्षा भी कर सकते हैं और शक्तिशाली संरचनाएं स्थापित कर सकते हैं। ये संरचनाएं जब पीछे छोड़ दी जाती हैं, तो स्वतंत्र वातावरण बनाती हैं। इन्हें गुप्त क्षेत्र कहा जाता है, जो प्रमुख संप्रदायों के गुप्त क्षेत्रों से भिन्न हैं। देखा, मैंने कुछ सीखा है नया। हालांकि ताओवादी मित्र लिन बहुत कुशल हैं। उनके लिए जंगल में जाकर खोजबीन करना फायदेमंद होगा। जंगल में हर जगह खजाने हैं। अगर उन्हें उच्च स्तरीय आध्यात्मिक औषधि मिल जाए, तो उन्हें कई सालों तक संसाधनों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ताओवादी मित्र सुन ने समझदारी से बात कही। अगर ताओवादी मित्र लिन का यही इरादा है, तो मैं कुछ दोस्तों को ताओवादी मित्र लिन से मिलवा सकता हूँ। वे प्रतिभाशाली लोग हैं और यूनजोंग शहर में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। अगर ताओवादी मित्र लिन सहमत होते हैं, तो वे मुझे बाहर वाले दामों पर ही अमृत बेचने को प्राथमिकता देंगे। ताओवादी मित्र लिन को कोई नुकसान नहीं होगा। जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा, तब इस बारे में बात करेंगे। लिन जियांग ने उत्तर दिया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे माफ करना, मैं इस साहसिक कार्य पर नहीं जाऊंगा। किसी साहसिक कार्य का सबसे बड़ा फायदा अमीर बनने का मौका है। यह एक साधारण साधक के लिए समाज में आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका है। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। अनंत जीवनकाल के साथ वह धीरे धीरे धन संचय कर सकता है। अगर 1 साल काम नहीं करता, तो हमेशा 10 साल या 100 या 1000 साल भी होते हैं। वह साल में कुछ 100 आत्मिक पत्थर जमा करता है और 100 साल में यह दसियों हजार आत्मिक पत्थर हो जाएंगे, काफी ज्यादा। जल्द ही सन मान द्वारा आमंत्रित लोग एक के बाद एक आने लगे। कुछ लोग इस छोटे समूह को छोड़ देते, लेकिन सन मान हमेशा नए लोगों को लाते, जिससे लगभग 10 लोगों का समूह बना रहता। लिन जियांग के पास उनके साथ व्यापार करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसे चर्चाओं में काफी मजा आता था। लिन जियांग बिना किसी गुरु के अकेले अभ्यास करता था, इसलिए साधना के विषयों पर चर्चा करना उसके लिए मददगार था। इसलिए ज्यादातर मामलों में लिन जियांग अनुपस्थित नहीं होता। हे भगवान, क्या हो रहा है? इतने तेज आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव, जरूर कोई जादू से जूझ रहा होगा। मैं अपनी दिव्य इंद्रियों से इसका पता नहीं लगा पा रहा हूँ। क्या यह कोई स्वर्णिम कोर साधक है? आज की आदान प्रदान बैठक के अंत में सभी ने अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा की एक तेज लहर महसूस की। उनके चेहरे बदल गए और उनकी दिव्य इंद्रियां इसे पहचान नहीं पाई। यह कम से कम कई 100 मीटर दूर रही होगी। निश्चित रूप से कोई निर्माण नीम काल का साधक ऐसा नहीं कर सकता।
आध्यात्मिक ऊर्जा के तीव्र उतार चढ़ाव ने सभी को बेचैन कर दिया। युनजोंग पर्वत श्रृंखला का मध्य क्षेत्र मुख्यतः ची शोधन और निर्माण नीम के स्वतंत्र साधकों द्वारा बसा हुआ है। स्वर्णिम कोर साधक हो सकते हैं, लेकिन वे सभी के समूह में शामिल नहीं हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता। क्या हमें बाहर जाकर देखना चाहिए? मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें यहाँ इंतजार करने के बजाय बाहर जाकर खुद देखना चाहिए। नहीं नहीं, अगर गोल्डन कोर के बीच लड़ाई हो जाए और हम गोलीबारी में फंस जाए तो हम क्या करेंगे? मुझे भी लगता है कि सूर्य ताओवादी मित्र के घर पर रहना ज्यादा सुरक्षित है। 10 या उससे ज्यादा लोगों के विचार अलग अलग थे। कुछ लोग जाकर देखना चाहते थे, शायद यह एक मौका हो। अगर गोल्डन कोर के बीच लड़ाई भी हो तो भी दोनों पक्षों को चोट लग सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग कोई परेशानी न पैदा करने और चुप रहने के बारे में सोच रहे थे। सूर्य ताओवादी मित्र, आपके घर पर रक्षा दल कैसा है? ठीक है। बाहरी परत दूसरी श्रेणी की निचली श्रेणी की 3 तत्वों वाली मछली शल्क संरचना है। मुख्य परत तीसरी श्रेणी की 8 द्वार वाली स्वर्ण कवच संरचना है और तीसरी श्रेणी की 5 तत्वों वाली शॉक किलिंग संरचना की एक अतिरिक्त परत है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम फैली हुई है, इसलिए मुझे तृतीय श्रेणी के गठन को सक्रिय करने के लिए आत्मा पत्थरों की आवश्यकता है। सन मान ने कहा, उसका गठन बहुत उन्नत था, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी क्योंकि उसने गुफा के चारों ओर बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाई थीं और आधी से ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक जड़ी बूटी उद्यान में प्रवाहित होती थी। सन का ताओवादी मित्र धनी है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। लिन जियांग ने ये शब्द नहीं कहे, लेकिन उसका मतलब यही था। वह एक कीमियागर है और बहुत अमीर है। वह वास्तव में अमृतत्व की साधना की 4 कलाओं का नेता है। त्रिस्तरीय गठन को शुरू करने के लिए हजारों आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होती है। यह विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। सन मान का मुख्य क्षेत्र भी 5 या 600 एकड़ में फैला है। लिन जियांग के गठन बाजार के ज्ञान के अनुसार 3 स्तरीय 8 द्वार स्वर्ण कवच गठन के इस सेट की कीमत 80,000 आत्मा पत्थरों से कम नहीं है। अन्य संरचनाओं के अलावा सुरक्षा के लिए सन मान ने 13,000 आत्मिक पत्थर। इतनी दौलत लिन जियांग और दूसरों को ईर्ष्यालु बनाने के लिए काफी है। लिन जियांग के परिवार के पास त्रिस्तरीय संरचना भी नहीं है। बेशक इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ आध्यात्मिक शिराएं नीची हैं, इसलिए अगर उनके पास त्रिस्तरीय संरचना भी होती तो वह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती। साथी ताओवादी मित्रों, कृपया हमारा मजाक न उड़ाए। सभी जानते हैं कि युनजोंग पर्वत श्रृंखला में हर साल कई बिल्डिंग फाउंडेशन साधक मरते रहते हैं। वे जानते हैं कि हमारे जैसे कीमियागर अमीर हैं और उनकी नजर हमेशा हम पर रहती है। हम ज्यादा निवेश नहीं कर सकते, लेकिन अंत में हम किसी और की मदद कर सकते हैं। सुन मान फूट कर हंसा और अपना सिर हिलाया। उसका दिल टूट गया क्योंकि उसने इतना पैसा लगाया था, लेकिन कोई और चारा नहीं था। स्वतंत्र साधकों में कीमियागर सबसे अमीर होते हैं। सभी जानते हैं कि वे मोटी भेड़ों की तरह होते हैं, अनगिनत चोरों को आकर्षित करते हैं। अगर वे अपनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाएंगे तो वे दूसरों का शिकार बन जाएंगे। जब दूसरे लोग भोजन जमा करते हैं, मैं भाले जमा करता हूँ। दूसरे मेरे अन्न भंडार हैं। लगता है अब से मुझे भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरों की नजर में तावीज बनाने वाले भी अमीर लोग हैं। लिन जियांग ने चुपचाप सिर हिलाया। साधना जगत में कई दरिद्र और निर्दयी लोग हैं। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, लेकिन वे हमेशा हत्या करने और खजाने हथियाने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी नजर में तावीज बनाने वाले भी अमीर माने जाते हैं। सूर्य के ताओवादी मित्र, चूंकि आपके परिवार के पास एक त्रिस्तरीय संरचना है, तो क्यों न हम इसे सक्रिय करें और आकाश में जाकर देखें कि क्या हो रहा है। अगर कोई खतरा है तो हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तीसरे स्तर की संरचना को सक्रिय करने के लिए बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होती है। हमें अपने ताओवादी दोस्तों के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। सन मान परेशान लग रहा था। तीसरे स्तर की संरचना को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। सिद्धांत रूप में यह गोल्डन कोर काल के हमलों का सामना कर सकता था, लेकिन इसमें बहुत ऊर्जा लगती थी। वह अकेले इस बोझ को नहीं उठाना चाहता था। आखिरकार वे सभी एक साथ शरण मांग रहे थे। स्पिरिट स्टोन्स देने वाला वह अकेला कैसे हो सकता था? लिन जियांग और बाकी लोगों के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। सन मान वाकई बहुत बेवकूफ था। उन्होंने उसे अपने घर एक समारोह में बुलाया था और वह थोड़ा सा पैसा भी नहीं दे सका। लेकिन अभी बहस करने का समय नहीं था। थोड़ी चर्चा के बाद सभी 500 स्पिरिट स्टोन्स यानी कुल 7,000 सन मान को देने के लिए तैयार हो गए। स्पिरिट स्टोन्स मिलते ही उसने तुरंत तीसरे स्तर की संरचना को सक्रिय कर दिया। तीसरे स्तर की संरचना की सुरक्षा के साथ सभी को ज्यादा सुकून मिला। गोल्डन कोर काल में अगर उन्हें किसी का सीधा हमला भी झेलना पड़ा तो भी वे कुछ समय के लिए उसका सामना कर सकते थे। इसलिए वे मन की शांति के साथ ऊपर चढ़ गए। जैसे ही वे 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, सभी ने अपने अपने मंत्र पढ़े और चारों ओर देखा। कुछ ने नेत्र विधि का अभ्यास किया था और आसानी से दसियों किलोमीटर आगे देख सकते थे। लिन जियांग ने नेत्र विधि का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के संवर्धन के कारण वह अभी भी बिना किसी समस्या के 3-4 किलोमीटर तक देख सकता था। लोग, क्या तुम इसे देख रहे हो? ये विशाल तरंग मछली गिरोह के लोग हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो, ताओवादी मित्र? हमने उन्हें कई बार देखा है। वे निश्चित रूप से विशाल तरंग मछली गिरोह के नेता हैं। यह निश्चित रूप से फुली उजियान है, मैंने उसे कई बार देखा है। उसके साथ लड़ रहे हैं विशाल तरंग मछली गिरोह के ग्रैंड एल्डर शेनबो।
मुझे बस यह नहीं पता कि काले वस्त्र वाला व्यक्ति कौन है। लोग तुरंत चर्चा करने लगे। सुन मान और अन्य लोग भवन की नींव के अनुभवी सदस्य थे, 100 साल से भी ज्यादा पुराने। युनजोंग शहर में वे जाने पहचाने चेहरे थे और उनमें से 2 को उन्होंने पहचान लिया, विशाल लहर मछली गिरोह के नेता फुलिंग जियांग और महापुरुष शेन वू। और लिन जियांग ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति को पहचान लिया। क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जिसने युनतोंग नदी पर विशाल लहर मछली गिरोह के सदस्यों का नरसंहार किया था? मित्र सुन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि काले वस्त्र वाले व्यक्ति की क्षमताएं जानी पहचानी हैं? दरअसल वह अदिति स्क्रॉल का अभ्यास करता है, जो एक निषिद्ध साधना तकनीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में ऐसी काली कला का अभ्यास करेगा। मैंने सुना है कि त्रिशूल मछली गिरोह के वंशज विशाल लहर मछली गिरोह के सदस्यों पर हर जगह हमला कर रहे हैं। यह वही व्यक्ति होगा। त्रिशूल मछली गिरोह और विशाल लहर मछली गिरोह का पुराना बदला है। उनके वंशज बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह बात तो सही है, यह वही होगा। लोगों ने फिर से चर्चा की और लिन जियांग शांत रहा। उसे यकीन था कि काले वस्त्र वाला व्यक्ति निस्संदेह लियू डोंग ही था, वरना लिन जियांग किसी और के ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ओह, यह दुष्ट स्क्रॉल, इसे तो बहुत पहले ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए था। इसे प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया? झोंगहांग संप्रदाय और मिगतलवार संप्रदाय इस तकनीक को नष्ट करते रहे हैं, लेकिन यह साधना जगत में हमेशा से लोकप्रिय रही है। कई लोगों ने इसे गुप्त रूप से रखा है। मैं भी यह जानता हूँ। कई स्वतंत्र साधक इस तकनीक को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में छिपाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर कभी उन पर अत्याचार हुआ तो वे इसका इस्तेमाल बदला लेने के लिए कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। मैंने भी इस तकनीक के बारे में पहले पढ़ा था। इसके लिए साधक के पास विशेष आध्यात्मिक क्षमताएं होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर कोई इसका अभ्यास करने में सफल नहीं हो सकता। इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है और इसकी कीमत बहुत भयानक है। भले ही काले वस्त्र वाले उस व्यक्ति के पास वर्तमान में स्वर्ण मूल साधना है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह 100 साल से ज्यादा जीवित रहेगा। सुन मान ने कहा, तकनीकें जादुई इलाज नहीं है। सिर्फ इस तकनीक का होना साधना में सफलता की गारंटी नहीं है। तकनीक के दुष्प्रभावों के कारण अनगिनत लोग बीच रास्ते में ही मर गए हैं। प्रश्न। लिन जियांग लोगों की चर्चा सुन रहा था और उसने कई मील दूर से युद्ध भी देखा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति लियू डोंग 2 विरोधियों के खिलाफ लड़ रहा था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि वह उन पर भारी भी पड़ रहा था। फुलिंजियान और दूसरा व्यक्ति बहुत मुश्किल स्थिति में थे। लियू परिवार के बच्चे, हमें हद से ज्यादा मत धकेलो। ट्राइडेंट मछली गिरोह का पतन हमारा इरादा नहीं था। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो दूसरे मछली पकड़ने वाले गिरोह हस्तक्षेप करेंगे। फुलिंजियान हताश होकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर चिल्लाया। अदिति स्क्रॉल एक दिव्य स्तर की साधना पद्धति है, जो हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकों से कहीं बेहतर है। आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से यह बिल्कुल अलग स्तर पर है। वे प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? तुमने हमारे लोगों को मार डाला। अगर हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो हम लियू परिवार के 30 से ज्यादा सदस्यों के सामने इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं? लियू डोंग ने ठंडे स्वर में कहा। मछुआरे गिरोहों के बीच संघर्ष उच्च वर्ग के बीच सत्ता संघर्ष में निहित था। ट्राइडेंट फिश गैंग ने अपना समर्थन खो दिया, या तो विशाल वेब फिश गैंग या अन्य मछुआरे गिरोहों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। यह सच था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि लियू परिवार के 30 से ज्यादा सदस्य विशाल वेब फिश गैंग के हाथों मारे गए थे। बस इतना ही काफी था। उसने बदला लेना चाहा और उसे गलत व्यक्ति नहीं मिला। शेन वू, अतिरिक्त बल कब आएगा? मैंने पहले ही साउंड पासिंग टेलिस्मैन का उपयोग करके मदद के लिए 18 अनुरोध भेजे हैं। रुको मत, तुम्हारा समर्थक अब युनचोंग शहर में नहीं है। मौत के लिए तैयार हो जाओ। लियू डोंग हंसा। उसे फुलिंजियान ने खोज लिया था और इस हद तक उसका पीछा किया था, लेकिन यह उसकी सोची समझी गणना का नतीजा था। विशाल वेब फिश गैंग का समर्थक इस समय एक सफल वापसी अभियान पर था, साउंड पासिंग टेलिस्मैन के संदेश प्राप्त करने में असमर्थ था। सेना में शामिल हो जाओ, सारी मछलियां खा जाओ। यह सुनकर फुलिंजियान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने शेन वू से नजरें मिलाई। वे मिलकर जादू करने की तैयारी में लग गए। हाँ, पानी के बिना मछली क्या कर सकती है? लियू डोंग बिल्कुल भी नहीं डरा। विशाल लहर मछली गिरोह की गुप्त तकनीक, दुनिया को निगलने वाली मछली, वाकई बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इसके लिए पानी की जरूरत थी। युनतोंग नदी में वे स्वाभाविक रूप से लाभ में थे, लेकिन यहाँ पानी क्या था? जैसी कि उम्मीद थी, उन दोनों ने अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद आसपास की नदियां जल्दी से सूख गईं। ये पानी एक जल ड्रैगन में बदल गया और लियू डोंग की ओर बहने लगा। हालांकि आसपास की नदियां जल ड्रैगन को निगलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लियू डोंग के साथ कुछ दौर की मुठभेड़ के बाद जल ड्रैगन गिर पड़ा। अगर विशाल लहर मछली गिरोह का कोई इस समय जल जादू का इस्तेमाल कर सके तो शायद वे जीत सकते हैं। लिन जियांग ने मन ही मन सोचा, दूसरे मंत्रों का इस्तेमाल करने के बजाय बस एक वर्षा निर्णय ही काफी होगा। लेकिन शर्त यह थी कि उन्हें और लोगों की जरूरत थी। थोड़े से लोग काफी नहीं थे। बदकिस्मती से विशाल लहर मछली गिरोह का कोई भी सदस्य नहीं आया। पता नहीं वे आने से बहुत डरे हुए थे या किसी और चीज ने उन्हें रोक रखा था। जब लियू डोंग ने पानी के अजगर को गिरते देखा तो उसने तुरंत अपना हमला तेज कर दिया। उसने ज्यादा गुप्त तकनीकें नहीं सीखी थी, लेकिन एक बड़ी तलवार से वह तलवार की ऊर्जा की लहरें छोड़ने में कामयाब रहा।
तलवार की ऊर्जा ने शेन वो की जादुई ढाल को पल भर में चीर डाला। एक बार शेन वो पर पड़ा, जिसने दर्द से चीख मारी और उड़ गया। यह देखकर फु लियूजियान जल्दी से मुड़ा और भाग गया। उन दोनों में बराबरी का भी मुकाबला नहीं था, अकेले उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लियू डोंग ने उसे भागने नहीं दिया और एक बार फिर उसका पीछा किया। शेन वो मुश्किल में लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए? उसे बचाओ वरना। इस बातचीत को आगे बढ़ाने में असमर्थ सन मान की गुफा में कुछ लोग बेचैन हैं, उनके इरादे अज्ञात हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी परवाह मत करो। लिन जियांग सबसे पहले उतरता है, चाहे किसी को बचाने के लिए हो या स्थिति का फायदा उठाने के लिए, वह तुरंत कोई कदम नहीं उठाता। सुरक्षा पहले आती है, वह बाद में इस बारे में सोचेगा। मुझे भी नहीं पता, मेरे साथ भी ऐसा ही है। लिन जियांग जैसे कई और लोग जल्दी से नीचे उतरते हैं। यह हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा लोग, जिनमें सन मान भी शामिल है, अभी तक नीचे नहीं उतरे हैं। वे सभी जानते हैं कि गोल्डन कोर एल्डर अमीर है। मछली पकड़ने वाले गिरोह का ग्रैंड एल्डर होने की तो बात ही छोड़िए, वह निश्चित रूप से एक बहुत मोटा मेमना है। किसी को बचाने का अच्छा इनाम मिल सकता है, जैसे मारने का। बिल्डिंग फाउंडेशन काल में सन मान के घर में 14 स्वतंत्र साधक थे और खुद उसने 15 साधक बनाए थे। इस समय 5 लोग नीचे उतरे, जबकि 10 अन्य हवा में लटके रहे। सावधान रहो मेरे ताओवादी दोस्तों, वे हमें चुप करा सकते हैं। जैसे ही लिन जियांग नीचे आया, उसने महसूस किया कि सुन मान और बाकी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तुरंत उसने बाकी 4 लोगों से भी बातचीत की। अगर वे कार्रवाई करने और किसी को मारने का फैसला करते, तो लिन जियांग और बाकी लोगों को खत्म किया जा सकता था। उनके संयुक्त प्रयासों की वजह से, क्योंकि उन्होंने विशाल लहर मछली गिरोह को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि वे ही जिम्मेदार थे। बाकी 4 लोगों के चेहरे बदल गए और वे जल्दी से एक साथ पीठ से पीठ मिलाकर आसमान की ओर देखते हुए खड़े हो गए। सन मान और बाकी लोगों ने भी एक निर्णय ले लिया था, क्योंकि वे सभी लिन जियांग और बाकी लोगों की ओर देख रहे थे। सन, मेरे ताओवादी दोस्त, आज का आदान प्रदान समाप्त हो गया है। क्या आप इस समूह को खोलकर हमें घर जाने देना चाहेंगे? हमारे ताओवादी दोस्तों, हमारा इरादा आपको नजरअंदाज करने का नहीं है। कुछ देर के लिए आराम करने का क्या विचार है? नहीं सन, मेरे ताओवादी दोस्त, मैं घर जाना चाहता हूँ। कृपया समूह को छोड़ दें, बाहर खतरा भरा है। बेहतर होगा कि कुछ देर के लिए आराम कर लिया जाए। प्रिय ताओवादी मित्र सन, कृपया ध्यान से सोचें। मैं एक द्वितीय स्तरीय संरचना गुरु हूँ। आपके परिवार की संरचना को बाहर से तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अंदर से उतना अच्छा नहीं है। 8 द्वार स्वर्ण कवच संरचना और 5 तत्व आघात नाशक संरचना को एक साथ सक्रिय करना होगा, जिसके लिए तीसरे स्तर की पूर्ण आध्यात्मिक शिरा की आवश्यकता होगी। आत्मा के पत्थर काम नहीं आएंगे। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला। सन मान की संरचना में 3 परतें हैं, 2 बाहरी रक्षा के लिए और 1 आंतरिक बंधन के लिए। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हालांकि लिन जियांग की तरफ एक संरचना गुरु है, जो चीजों को बदल देता है। वे संरचना की ताकत और कमजोरियों को देख सकते हैं। इसे तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। प्रिय ताओवादी मित्र सन, हम ताओवादी मार्ग के नियमों को समझते हैं। आज हम पहले निकलेंगे। हमें कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। प्रिय ताओवादी मित्र सुन, सोच समझ कर सोचो। झिझकने से केवल अराजकता ही फैलेगी। इस क्षेत्र में कई स्वतंत्र साधक हैं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम उन सबको खत्म कर सकते हो? अगर तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो, तो करो और फिर भाग जाओ। यून राज्य विशाल है, साधना के लिए बहुत जगह है। किसी और ने कहा, स्वर्ण कोर के बीच लड़ाई बहुत बड़ी अशांति पैदा करेगी। वे सिर्फ शेन वो के पीछे नहीं होंगे। इसे गुप्त रखना असंभव है। अगर हम सचमुच कार्रवाई करना चाहते हैं, तो सफल होते ही तुरंत भाग जाना बेहतर है। ताओवादी मित्र चेन ने समझदारी से बात कही है। प्रिय ताओवादी मित्र सुन, मैं भी विदा लेता हूँ। जैसे ही ये शब्द कहे गए, 3 और लोग सुन मान के पास खड़े हो गए, लिन जियांग और उसके समूह का सामना करते हुए। लिन जियांग ने उन्हें यूनझोंग पर्वत श्रृंखला के स्थायी निवासी के रूप में पहचाना, जिनके परिवार और घर थे। वे पहले ही बस चुके थे और उन्हें इस एक मौके के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं दिखी। चूंकि तुम ताओवादी दोस्त जाने के लिए दृढ़ हो, इसलिए मैं तुम्हें और नहीं रोक सकता। कृपया चले जाओ। सन मान ने देखा कि लिन जियांग के साथ और भी लोग थे और उसने तुरंत सभी को जाने देने का कठिन निर्णय लिया। धन्यवाद ताओवादी मित्र चेन। धन्यवाद भाई चेन। सन मान की गुफा से निकलने के बाद सभी ने ताओवादी मित्र चेन का धन्यवाद किया, जो योग विधि में निपुण है। उन्होंने अभी अभी सूर्यमान पर बहुत दबाव डाला था और अगर वे न होते, तो सूर्यमान कोई कार्रवाई कर सकते थे। लिन जियांग जल्दी से घर वापस आया और तुरंत सुरक्षात्मक योग विधि को सक्रिय कर दिया। बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं को आत्मा जानवर के थैले में डाल दिया। उसने एहतियात के तौर पर विभिन्न योग विधि में आत्मा पत्थर भी डाल दिए। लिन जियांग का साधना करने का कोई इरादा नहीं था। वह बैठा रहा और स्थिति के स्पष्ट होने का इंतजार करता रहा। उसे लग रहा था कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी दिख रही थी। और निश्चित रूप से 2 घंटे बाद लिन जियांग के निवास में एक शक्तिशाली दिव्य अनुभूति छा गई। लिन जियांग तुरंत उठा और आसमान में ऊपर उड़ गया, जहां उसने काले वस्त्र पहने लियू डोंग को देखा। तुम सच में एक चतुर व्यक्ति हो। लियू डोंग ने लिन जियांग को देखा और उसे पहचान लिया कि वह वही व्यक्ति है जिससे वह पहले यूनटोंग नदी के किनारे मिला था। मैं अभी भी कुछ न जानने का नाटक कर सकता हूँ, उन्होंने भी यही कहा था।
लियू डोंग ने लापरवाही से अपना हाथ घुमाया और 7 सिर नीचे गिर पड़े, जो बिल्कुल सन मैन और उसके 6 दोस्तों के थे। क्या हमें मरते दम तक लड़ना होगा? हाँ, तुम मुझे चुनौती देने के लिए क्या कर सकते हो? फुलियूजियान और शेन वो को मारना बिना किसी नतीजे के नहीं था ना। विशाल लहर मछली गिरोह के पीछे का समर्थन जल्द ही प्रकट होगा। एक विचार के साथ लिन जियांग ने बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं को बुलाया, जो आसमान में उड़ गए और एक चेतावनी भरी तीखी चीख निकाली। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें अंतिम चरण के दूसरे दर्जे के औरोरा बाज का सामना करना पड़ा। लियू डोंग की आंखें चमक उठी, लेकिन वह लिन जियांग से बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने एक शक्तिशाली जादुई तलवार निकाली और लिन जियांग पर वार किया। धमाका! लिन जियांग की गुफा की रक्षा करने वाला मंत्र तुरंत टूट गया। लिन जियांग चिंतित हो गया और चिल्लाया, लियू डोंग, क्या तुम दया का बदला दुश्मनी से चुकाना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? देखो मैं कौन हूँ। लिन जियांग ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और वापस लिन यू के मूल रूप में आ गया। तुम यह मैं हूँ। मैंने तुम्हें और लियू सियू दोनों को उस समय बचाया था और मैंने तुम्हें अद्वितीय स्क्रॉल भी दिया था। यह सच में तुम हो, अंकल लिन? लियू डोंग ने लिन जियांग को एकदम से चौंक कर देखा। उनके अतीत की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। लियू डोंग पहली बार लिन जियांग से मिले थे उसके घर। उसके पिता लियू जी ने लिन जियांग से उसे स्क्रिप्ट जादू सिखाने के लिए कहा। हालांकि सबसे बड़ा उपकार ट्राइडेंट फिश गैंग के नष्ट होने के बाद हुआ। लिन जियांग ने लियू डोंग और लियू सियुआन को शरण देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, उन्हें अद्वितीय स्क्रॉल